हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा कोर्स एकदम डिफाइंड पैटर्न के साथ आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं क्लास 11 के बहुत शानदार चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे, और उसका भी जो बहुत जबरदस्त टॉपिक है सिलेंडर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन की बहुत सारी बातचीत हम कर चुके थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर। वहां मैंने कई बार आपको सिखाया था कि वेट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, और जो मेरा फंडा था कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, एंगल पूछो और कॉस चिपकाओ। तो वैसा ही फंडा, वैसा ही पूरा लॉजिक हमको यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। बस एक और चीज यहां पे एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगी, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज। पिछले लेक्चर्स में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज का अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालना सिखा दिया था मैंने, जहां पर हमने दो थ्योरम्स को बहुत तरीके से यूज किया था। दैट वाज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो अब बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहली वाली स्लाइड के ऊपर। तो यहां पे आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड थीटा। थीटा यहां पे क्या है? थीटा यहां पे इंक्लिनेशन एंगल है। तो आपको एक रिलेशन डेवलप करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बीच में। ठीक है, अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको एक छोटी सी बात जो है ना, वो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। तो म्यू होता है एफ बाई आर। म्यू क्या होता है? एफ बाई आर, जहां पे एफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने एक बात पूरा क्लियर आपको बता के रखी थी कि अगर अप्लाइड फोर्स होगा तो उसको हम पी से करेंगे रिप्रेजेंट, अप्लाइड फोर्स को हम पी से करेंगे रिप्रेजेंट, और फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफ से करेंगे। तो F अगर मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर होगी आप लोग को। और यहां पे R जो होता है, दिस R इज द रिएक्शन फोर्स। दिस R इज द रिएक्शन फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस बात की भी आपको जानकारी अच्छे से होती है। ठीक है, अब एक बात जरा और गौर करिएगा कि फ्रिक्शन जो होता है ना, वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल, जब ये सिलेंडर, जब इसको मैंने यहां पे रख दिया और ये रोल डाउन करना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली इसका मोशन किस तरफ हो रहा है? इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे ही होगा, है ना। तो अगर इसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कहां काम कर रहा होगा? ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। ये बड़ी लाजमी सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात हल्का हल्का दिमाग में सेट हो रही होगी। चलिए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो मुझे आपको बताना था। अब क्या है, इस पे आते हैं। यहां पे क्या करना पड़ेगा? बेसिक लॉजिक जो होता है हमेशा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मैंने जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एक चीज लिखी थी, MOTFAOB इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई अलग बात नहीं है ये। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब किसी डायरेक्शन को फिक्स कर लो कि इसको तुम पॉजिटिव मानोगे तो उसका उल्टा वाला नेगेटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आ रहा है mg sin थीटा नीचे की तरफ, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डायरेक्शन है, वी विल टेक दिस एज पॉजिटिव। इसका मतलब mg sin थीटा इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव, नीचे वाला अगर डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया तो ऊपर वाला डायरेक्शन कैसे मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये f कैसा हो जाएगा? f हो जाएगा नेगेटिव। f कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन सेट किए बिना आगे फिर नहीं बढ़ सकते, बिकॉज आप इक्वेशंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतनी छोटी मोटी बातें जो थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा पूरा फोकस क्या होगा? हमको रिलेशन निकालना होगा म्यू और थीटा के बीच में, और इसके अंदर भी एक आध छोटी मोटी प्री रिक्विजिट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आने वाली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करते हैं, यहां पे मान लो कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ना, वो हो जाता है mr²/2। लेकिन अगर वहीं तुम्हारे पास मान लो अगर हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है वो हो जाता है mr²। ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें जो कि एज अ प्री रिक्विजिट है, डेरिवेशन के दौरान काम आने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ना बस एक काम करो, इसके लिए इक्वेशन डेवलप करने का ट्राई करो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इस गिवन डायग्राम के लिए जिसमें इसका मास m के बराबर है, इस गिवन डायग्राम के लिए इसका इक्वेशन डेवलप करो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। बन गया तो बहुत शानदार, वहीं से फिर मैं बिल्डअप करूंगा। अगर नहीं बना तो फिर इसको मैं ही सॉल्व करने वाला हूं, बट एक बार सेल्फ ट्राई तो इसका बनता है। जल्दी कर।
चलिए फिर, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा, आपकी इक्वेशन आ भी गई होगी। अगर आ गई तो बहुत जबरदस्त, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूं उसको। ठीक है, एक बार जरा देखना, म्यू और थीटा के बीच में रिलेशन चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं पे आ जाओ, उसको करते हैं स्टार्ट। चलो, अब ये तुम्हारे पास बन रहा है बेटा इंक्लाइंड प्लेन। क्या बन रहा है? इंक्लाइंड प्लेन। ये रहा तुम्हारे पास इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और यहां पे ना हमारे पास, हम मान रहे हैं कि सॉलिड सिलेंडर है। हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो ये सिलेंडर है ना, वो एक सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर कलर भरना पड़ेगा। चले, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोग के लिए अभी, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो एंगल्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, जरा उस पर गौर फरमाया जाए तो कहानी क्लियर हो जाएगी। ये जो एंगल है, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा। ठीक है, अब उसके बाद होता है क्या है, अगर आप इस बॉडी पे गौर करेंगे ना, तो इस बॉडी का नीचे काम करेगा वेट, इस बॉडी का वेट काम करेगा नीचे की तरफ। तो यहां से इसका वेट काम करेगा ऐसे नीचे mg। ठीक है, इसका वेट काम करेगा नीचे mg। उसके बाद यहाँ पे इसका रिएक्शन फोर्स काम करेगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा इसका रिएक्शन फोर्स। और फिर आप जानते हैं कि अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, अगर बॉडी का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स फिर काम कर रहा होगा पीछे की तरफ। कहाँ काम कर रहा होगा? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना बेटा, इसको मैं डेंजर कलर रेड से बना रहा हूं, तो मेरे ख्याल से आपको ये कहानी में हल्का सा अच्छे से क्लियरली याद रहेगा। चलो ओके, डन। अब जरा गौर किया जाए इस पे, एग्जैक्टली आप कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाले हैं। इसका वेट नीचे काम कर रहा है, तो वेट इज mg। यहां पे काम करेगा इसका रिएक्शन फोर्स, आर ले लेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद हम जानते हैं कि जो बॉडी है ना, वो ऐसे रोल कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो यहां पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा के बराबर। और बाकी बॉडी का मोशन तो ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है, वो तो हम जानते ही है ना। अच्छा, एक बात पे जरा और गौर करिए, अब मौका आ गया है mg को रिजॉल्व करने का। अब मौका क्या आ चुका है? mg को रिजॉल्व करने का। अगर आप mg को रिजॉल्व करोगे ना, तो देखो कैसे रिजॉल्व होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, जरा एक बार mg को तरीके से रिजॉल्व करते हैं। देखो अच्छे से गौर करना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। अब जैसे आप mg को रिजॉल्व करेंगे ना इस एक्सिस के अबाउट, जैसे आप mg को रिजॉल्व करेंगे इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो यहां पे आ जाएगा ये mg cos थीटा। इस तरफ क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। और उसके बाद इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। इस तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा। मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी क्लियर होगी आप लोग को। यहां पे आ गया mg cos थीटा और यहां पे आ जाएगा फिर mg साइन थीटा। बस इतनी सी बात थी, है ना। ये हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब मैं कैसे इक्वेशन लिखने वाला हूं, आपका पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए। तो इक्वेशन लिखने की शुरुआत हम करेंगे अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन। तो ये कहानी कैसे डेवलप होगी? अलोंग इंक्लाइंड प्लेन पे अगर गौर किया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो फोर्स नीचे काम कर रहा है टेक दैट एज पॉजिटिव, जो फोर्स ऊपर काम कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है क्या? ऊपर काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। सो वी विल टेक दिस एज एफ, है ना, एफ बोल देंगे इसको। तो यहां पे जो टोटल फोर्स नीचे काम करेगा वो है mg sin थीटा और ऊपर का तो वो माइनस एफ करना पड़ेगा। चलो अब आ जाओ कैसे इक्वेशन लिखी जाती है। तो टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नीचे वाले फोर्स को लेंगे पॉजिटिव, तो नीचे वाले फोर्स को लेके चलते हैं पॉजिटिव। तो नीचे वाला फोर्स मतलब mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, माइनस ऊपर वाले फोर्स को लेना नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एफ। तो टोटल फोर्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे आ रही है ना बॉडी, तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव का होगा। अगर बॉडी ऊपर जा रही होती तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी कहाँ पे आ रही है? नीचे की तरफ। तो mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे एफ निकालना है, तो जब मैं यहां से f निकालूंगा ना, f, तो f आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा, f आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा माइनस ma। चलिए, तो ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है mg sin थीटा माइनस का आ गया है ma के बराबर, है ना। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं, एक छोटी सी गुजारिश है, टॉर्क का फॉर्मूला याद करो। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है r इंटू एफ। अब जरा गौर करना है इसमें भाई, रेडियस तो यहां से निकाल लेंगे अपन ऑब्वियसली इसके सेंटर से,
ठीक है। अब होता क्या है कि इसका एफ ऐसे काम कर रहा है टेंजेंशियली, तो आर में और एफ में कितना एंगल बन गया, एंगल बन गया है 90 डिग्री का, तो टाउ क्या हो जाएगा, आर एफ, टाउ यहां से क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ। तो नाउ टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन 90 मानता हूं मैं, ठीक है, साइन 90 होगा ना, आर और एफ के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एफ। और यहीं से हम एक बात और जानते हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट, हम यहां से एक छोटी सी बात के बारे में जानकारी और रखते हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि टाउ का एक और फॉर्मूला होता है। अब वो टाउ का फॉर्मूला कौन सा होता है यार, याद करो ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके हिसाब से टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। तो जैसे हमको ये दो फॉर्मूले याद आ गए, तो अब बस मौका आ गया है दोनों को इक्वेट करने का, बिकॉज दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, टॉर्क के। लंबा डेरिवेशन जरा सा होता है, लेकिन स्टेप्स बड़े प्यारे प्यारे, बड़े सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो नाउ अब जरा एक काम करो, इक्वेट कर दो बोथ फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, टॉर्क का। तो जैसे हम टॉर्क के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे, जरा गौर करिएगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो जैसे हम टॉर्क के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, आर एफ, ओके, और यहां से हमें मिलने वाला है आई इंटू अल्फा। मेरे ख्याल में यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं आ रही होगी, है ना। अब जरा गौर करिएगा, एक छोटी सी बात है, अगर आपको याद आ जाए तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्या बोलते हो, याद आ रहा है क्या, आ रहा है क्या याद, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बेटा अगर ये याद आ गया तो एक काम करेगा छोटा सा, अगर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये वाला होता है, तो मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर अब ये बताइए कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में फॉर्मूला क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, जल्दी जाओ कॉमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर दो कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में फॉर्मूला क्या होगा, बिकॉज उस पे कहानी फिर यहां पे आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। चलो कर दिया, वीडियो पॉज करके कमेंट कर दिया, ओके डन, गुड। अब आ जाओ वापस से, तो मैंने ये कहा था, मैंने ये पूछा था कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो वो अगर आपने लिखा होगा a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, तो बहुत शानदार बात है, अगर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, अब सीखने को मिल गया, ठीक है। a इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर अल्फा होता है। अब एक काम करो, मुझे यहाँ पे अल्फा चाहिए, तो अल्फा हो जाएगा a बाई आर, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा आपके पास हो जाएगा यहाँ पे a बाई आर। मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में ये जो आपने अभी फॉर्मूले लिख दिए होंगे ना, इससे फायदा पता है क्या होता है, कई बच्चे डेरिवेशन में यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि सर यहाँ पे आपने अल्फा कैसे खोल दिया। तो अगर वो कॉमेंट सेक्शन भी चेक कर लेंगे ना, तो उनको वहां पर भी समझ में आ जाएगा। तो और वीडियो में तो आगे मैं बताने वाला था, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई आर। चलो चलो चलो, अल्फा हो गया a बाई आर, इसको भर देंगे ना यहाँ पे, देखो भैया आर एफ कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा हो गया है a बाई आर। तो जिसके हिसाब से जब आप f को निकालेंगे तो f हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया a अपॉन r इंटू आर, बोले तो r का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला यहां से आया था फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा फॉर्मूला यहां से आ गया हमारे पास, ये बन गई हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बनता है, ऑब्वियसली दोनों बार आपने फोर्स क्यों निकाला, इक्वेट ही करेंगे ना। तो अब जल्दी से जल्दी इसको इक्वेट करें और देखें फिर कहानी कैसे आगे मोड़ लेती है। तो जैसे हम इसको इक्वेट करेंगे, अरे काम करो ना तुम लोग भी, दोनों को इक्वेट करो, फट से ये निकालो, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये अपने पास दोनों फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जल्दी से तुरंत से पहले इक्वेट करो और निकाल के बताओ ए तुम्हारा क्या है। थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला भले हो सकता है, वीडियो को पॉज करना, कमेंट पे जाना, फट से फॉर्मूला लिख करके आना कि सर आपने इस टाइम स्टैम्प पे हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर ये रहा आपके सामने कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आपने वीडियो पॉज करके कॉमेंट कर दिया होगा। अब मैं आता हूं इसका ए निकालने के लिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट तो करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई ए बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का m इंटू ए। अब एक काम करना, आपको तो a निकालने से मतलब था, तो इसको यहां फेंक लेना। तो यहां पे जैसे आप इसको ma को आप यहां पे फेंकेंगे, तो अब एक काम करो, a यहां से कॉमन निकाल लो। जैसे आप यहां से a कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा m, देखो भैया माइनस एम ए यहाँ पे आ गया, प्लस का एम ए बन गया। सोचना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस एम ए इधर आया तो प्लस का एम ए बन गया, उसमें से मैंने ए कॉमन निकाल लिया, तो एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बचेगा एम जी साइन थीटा, यहां पे क्या बचेगा एम जी साइन थीटा। और उसके बाद जब ए को निकालना था, अब यहां जगह नहीं बच रही है, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, ए निकालना था तो एम जी साइन थीटा अपॉन, अब नीचे क्या आ जाएगा एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर, तो उसको लिख दिया जाए। नाउ ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी साइन थीटा अपॉन, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जाएगा पूरा नीचे, तो वो जाएगा एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर, एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले को दिल में बसा के रखना, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला आगे भी काम आने वाला है। तो अभी के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन ये आया, मैंने इसके ऊपर कोई भी स्पेशल कंडीशन स्पेशल केस इंपोज नहीं करा, बस सिंपल सा मेरे पास जो भी डायग्राम था, जो भी मेरे पास कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग में चलता गया, हल्का सा इवैल्यूएट करा, फोर्स वगैरह खोला, और उसके बाद हमारे पास जो था आंसर वो आपके सामने रहा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर का स्क्वायर। तो एक काम करो, पहले आपको जरा ये लिखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी बस आधे मतलब 80% तो हो ही चुका है ना। तो अभी अपन ने क्या करना है, रिलेशन निकालना है म्यू और थीटा के बीच में। डायग्राम कुछ ऐसा गिवन था, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? जल्दी एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो पहले। 3 2 1 रेडी गो डन। मैं बीच में क्यों खड़ा हूं? बिकॉज यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, काम की चीज यहाँ पर है और यहाँ पर है। लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो बहुत जबरदस्त। अब उसके बाद यहां पे इसका लो पहले स्क्रीनशॉट, जल्दी करना बेटा, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो। अब उसके बाद हम यहां पे आकर के रुके हुए थे, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद एक स्पेशल कंडीशन इंपोज करने वाला हूं, जल्दी करो। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपने इसको तरीके से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन की आपसे बात कर रहा था कि मैं यहाँ पे कंडीशन इंपोज करूंगा, वो कौन सी कंडीशन है? वो बस ये कंडीशन है कि नाउ सिंस द सिलेंडर इज सॉलिड, जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं ना हमारे डायग्राम के अंदर, वो सिलेंडर जो है वो सॉलिड है। तो देयरफॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू। तो देयरफॉर सिंपल सी बात है, जो एक्सीलरेशन है ना वो कैसा निकल जाएगा पता है? देखो भैया, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा तो न्यूमरेटर में गिवन था पहले से ही, ठीक है। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा एम प्लस, भाई आई पे जरा फोकस करो, आई क्या आ गया है? एम आर स्क्वायर बाई टू। आई क्या आ गया है? एम आर स्क्वायर बाई टू में लिखता, लेकिन उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? आर का स्क्वायर, तो उसको लिख दो पूरा 2 टाइम्स आर का स्क्वायर। अगर ऐसी बात है 2 टाइम्स आर का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास एक्सेलरेशन। अब इसको हल्का सा ना बिल्डअप किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बड़े प्यार से, इत्मीनान से। नाउ होने वाला ये है कि जो एक्सेलरेशन आ रहा है तुम्हारे पास, जो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? एम जी साइन थीटा। ऊपर तो आ रहा है एम जी साइन थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दो, एम जी साइन थीटा। देखो नीचे क्या होगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एम बाई टू। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? एम बाई टू। एम प्लस एम बाई टू, इसका मतलब पता है क्या होता है? 3/2 टाइम्स एम, ठीक है। एम प्लस एम बाई टू, इसका मतलब 3/2 टाइम्स एम या फिर 3m/2। तो उसको मैं नीचे सीधे लिख देता हूं 3m/2, 3m/2। तो 2 गया ऊपर की तरफ, m से m यहां पे निपट जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन जो बचेगा, एक्सेलरेशन जो बचेगा वो क्या? m से m गया तो 2g साइन 2/3, तो यह आ जाएगा 2/3, m से m चला गया तो ये बचेगा g साइन थीटा। तो 2/3 जी साइन थीटा। अब ये जो हमने निकाला है ना बेटा, ये आया है अभी एक्सेलरेशन। ये क्या आया है अभी? ये आया है अभी अपने पास एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात तो क्लियर आप लोग को हो रही होगी, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वैल्यू को ना कहीं प्यार से पुट करने वाला हूं। इस वैल्यू को हम कहीं डालने वाले हैं। अब कहां डालने वाले हैं जरा गौर करो। एफ आप निकाल चुके थे, आपको रिलेशन निकालना है म्यू और थीटा के बीच में बेटा, रिलेशन निकालना है म्यू और थीटा के बीच में। चलो अब जरा गौर करना, एफ इज इक्वल टू क्या था? आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एफ इज इक्वल टू क्या था? आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर का स्क्वायर। तो आई अपॉन आर का स्क्वायर, और ए क्या है? ए बगल में लिखा हुआ है 2/3 या फिर 2g साइन थीटा
बाई नीचे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बस इतनी सी बात है। तो यहां पे अपने पास f क्या आ गया है I अपॉन आर स्क्वायर 2g साइन थीटा अपॉन 3। अब I के बारे में सोचना, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर है, तो बस जो है वो है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एक काम करो यहां पे तो 2g साइन थीटा बाई 3 आर स्क्वायर, इसको टच मत करो, बाकी I क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब उसके बाद जो कुछ आपको दिख रहा है बस यहां से काटा पीटी मचाओ, और जो बचेगा फिर उसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर अब तो हमारे बीच ये रहे नहीं, 2 और 2 अब ये भी हमारे बीच नहीं रहे, तो एम जी साइन थीटा अपॉन 3 दिख रहा है। एफ कितना दिख रहा है नाउ, इसके बाद एफ जो हमारे पास दिख रहा है बचता हुआ वो बच रहा है एम जी साइन थीटा अपॉन 3, एम जी साइन थीटा अपॉन 3। भाई अभी ना ये जो इक्वेशन बनी है, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज सेकेंड के बाद से हमने कोई इक्वेशन तो डेवलप करी नहीं है। तो ये एफ कितना आ जाएगा एम जी साइन थीटा बाई 3, ठीक है। नाउ फ्रॉम डायग्राम, अगर आप डायग्राम देखें अच्छे से तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, किसके बारे में, रिएक्शन फोर्स के बारे में, ठीक है। और वो रिएक्शन फोर्स के बारे में क्या चीज है, आर जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, बिकॉज ना बॉडी ऊपर उचक रही है ना बॉडी नीचे जमीन के अंदर धंस रही है, तो आर और एम जी कॉस थीटा बराबर है। तो इसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि आर जो है वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर। अब बेटा अगर r आ गया है एम जी कॉस थीटा के बराबर, तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, और कुछ नहीं है, आपको म्यू निकालना था। याद है आपको क्या निकालना था, म्यू निकालना था। और मैंने लेक्चर को स्टार्ट करते ही कहा था कि बेटा f इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो म्यू क्या हो जाएगा f बाई आर, म्यू क्या हो जाएगा f बाई आर। तो बस f बाई आर निकालने पे फोकस करो। f तुम निकाल चुके हो इन इक्वेशन नंबर 3, r तुम निकाल चुके हो इक्वेशन नंबर 4, बस दोनों को डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे ना, किसको, थर्ड वाली को फोर्थ वाली से, तो जैसे आप डिवाइड करोगे थर्ड एंड फोर्थ को, तो आपके सामने जो अब कहानी बचने वाली है वो क्या बचने वाली है, थर्ड बाई फोर्थ हुआ, मतलब एफ बाई आर हो गया। एफ बाई आर क्या होता है, म्यू के बराबर, एफ बाई आर क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा बाई 3 अपॉन नीचे आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो पता है यहाँ पे क्या बनेगा, एम जी से एम जी कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वो होता है टैन थीटा, तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा टैन थीटा बाई 3। म्यू आपके पास क्या आ जाएगा, टैन थीटा बाई 3। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। बस इसी इक्वेशन का हमको इंतजार था, जो रिलेशन आने वाला था बिटवीन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बस इस फॉर्मूले को दिल में बसा के रखना, ठीक है। तो जल्दी से एक काम करो, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा ऑब्वियसली, तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे किस हिसाब से, आप स्क्रीनशॉट लेंगे पूरा यहां से, ठीक है। पहले जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 2 1 रेडी गो एंड डन हो गया मेरे ख्याल से। अब उसके बाद फाइनली कंक्लूजन के लिए ये रहा आपके पास पूरा एंटायर डेरिवेशन। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 2 1 रेडी गो एंड डन हो गया। चलो बहुत जबरदस्त, आ गया हमारा फॉर्मूला, आ गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे सब जरा क्लियर किया जाए और लेके चलते हैं आपको उसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यार, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है परफेक्टली इंक्लाइंड प्लेन है, परफेक्टली रोलिंग, परफेक्टली ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। नाउ फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो स्मूथ नहीं है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना मतलब स्मूथ नहीं है, बिटवीन द सिलेंडर एंड द सर्फेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। बस इतनी सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसके अंदर ना तामझाम नहीं होने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट एक बार सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बना तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको आपने सेल्फ ट्राई कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब अगर बन गया, आपका सवाल का आंसर आ गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं आया, कहीं अटक गए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर पॉसिबल। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें मास तो गिवन था, ठीक है भैया, बॉडी का मास गिवन था, दैट वाज जस्ट 10 kg। तो लिख लिया जाए कि बॉडी का मास इज नथिंग बट 10 kg। उसके बाद क्या बातचीत हो रही है, उसके बाद ये कहा गया है कि इज रोलिंग परफेक्टली ऑन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। इसका मतलब जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दिस इज नथिंग बट द 30 डिग्री, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब यहां पे अगर गौर किया जाए, नाउ फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो F का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। भाई बेसिक फॉर्मूला था यार, बेसिक फॉर्मूला,
तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ये अभी रिक्वायर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला अगर चला जाए, आपको याद आया फॉर्मूला क्या था, हमने डिराइव किया है इसी लेक्चर के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है mg sin थीटा बाई 3। क्या होता है, mg sin थीटा बाई 3। अब एक काम करा जाए, सारी की सारी वैल्यूज को यहां पे पुट किया जाए, उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो F इज इक्वल्स टू m इंटू जी करना है। m कितना है, बॉडी का मास गिवन था जस्ट 10 kg, तो भैया m की जगह पे आप 10 डाल दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है g, और g की वैल्यू क्या होती है, देखो वैसे g की वैल्यू होती है 9.8, बट कई बार सवाल में, सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन में ही देके रखा होता है कि एक काम करो बेटा, g को 9.8 मत लो, g को 10 ले लो, उससे न्यूमेरिकल थोड़ा सिंपल हो जाता है। बट इस सवाल के अंदर ऐसा कोई भी डेटा स्पेशली गिवन नहीं था, तो हम अपने मन से 10 नहीं मान सकते, तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना 9.8, वही लेके आपको फिर चलना पड़ेगा, ठीक है। mg, उसके बाद साइन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30, mg साइन थीटा अपॉन करना पड़ेगा इसमें 3, तो यहां पे आप इसको 3 डाल दीजिए। अब उसके बाद बस इसको हल्का सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 98 हो गया, तो 98 बाई 3। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो f जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 98/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98/6 आ जाएगा। और जब इसको हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे ना, तो हमारा आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली वो 16.3 आने वाला है, दैट इज 16.3 न्यूटन आने वाला है। क्या आने वाला है, 16.3 न्यूटन। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। हमारा अब जो फाइनल आंसर आ गया है वो ये रहा आपके सामने, पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन के तौर पे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका आंसर पहले ही कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। ये तो हमेशा करा करो यार, मैंने कोई सवाल पोज करा, मैंने कोई क्वेश्चन पोज करा, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर जो आपने पूछा इस टाइम स्टैम्प पे उसका आंसर ये रहा। उससे तुम सोच रहे हो किस प्यारे लेवल का इंटरेक्शन हो जाएगा। आया समझ, ठीक है। द थिंग इज दैट ओनली। अब इतनी सी बात थी, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे, ये आपके पास पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आ गया। ऑब्वियसली आपको सवाल का स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करिए। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, ये अपने पास सवाल का स्क्रीनशॉट हो गया और ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करेगा, दिल में बसा के रखना है इसको। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये वाला केस अब जरा गायब किया जाए। मेरे ख्याल से सवाल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जरा इससे आगे बढ़ा जाए, बस एक आध छोटी मोटी चीजें जो है बस वो बची हुई हैं, तो जरा देख लिया जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। भाई अगर आपको लीनियर मोशन याद है तो रोटेशनल मोशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैंने हमेशा बता के रखा है। जब से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है मैंने तब से बताया है कि अगर आपका लीनियर मोशन वाला पूरा फंडा स्ट्रांग है ना, तो रोटेशन मोशन में दिक्कत नहीं आती। क्यों भाई, लीनियर में जो टर्म्स होते हैं बस आपको उसी का रोटेशनल टर्म समझना पड़ता है। एक बार समझ जाओ, बस फॉर्मूला कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, इतनी सी बात है। अरे भाई F इज इक्वल्स टू ma, तो टाउ इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। कैसे पता, बिकॉज हमको रोटेशनल टर्म पता था। तो बस वैसी कहानी होती है। तो वहां पे सिर्फ टर्म्स वाली बात मैंने करी थी, अब तो पूरे स्टेटमेंट की बात मैं करने वाला हूं। वहां पर लीनियर मोशन के अंदर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन के 3 लॉज थे, ठीक है। पहला वाला था लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है लीनियरली तो वो मूव ही करते रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ये फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद दूसरा लॉ क्या था, दूसरा लॉ था कि अगर आप कभी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उस बॉडी का मोमेंटम में चेंज आ जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन some forces applied on the body। अब वैसी ही कहानी यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड लॉ क्या था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है तो बी वाली बॉडी भी ए वाली बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर देगी, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का। अब ना वैसी ही कुछ चीजें हैं जो कि यहां पर भी लिखी हुई हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, A body continues to be in a state of rest or in a state of uniform rotation। ठीक है, इस बार लीनियर मोशन की बात नहीं है, इस बार किसकी बात है, इस बार रोटेशनल मोशन की बात है।
इस बार किसकी बात है, इस बार रोटेशनल मोशन की बात है, तो वो उसके लॉज की बात चल रही है। यहां पर भी 3 है, तो अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट अ गिवन एक्सिस। भैया रोटेशन अगर हो रहा है तो किसी गिवन एक्सिस के अबाउट होगा। इस चैप्टर के दौरान ही हमें इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आई थी कि एक्सिस को समझना कितना जरूरी है, बिकॉज अगर आप एक्सिस को नहीं समझेंगे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंसिबल लगेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना अगर अच्छे से है ना, तो पहले स्टेप में तो ये समझो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कब निकालते हैं, कहां निकालते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। कहां निकालते हैं? किसी एक्सिस के अबाउट। तो यहां पर भी जो रोटेशन हो रहा है वो किसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है ऑब्वियसली। तो अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट अ गिवन एक्सिस, ये बोलना बहुत जरूरी है, about a given axis until and unless an external torque is applied on the body। अगर आप कभी किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन था, अगर वो बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन में थी तो यूनिफॉर्मली रोटेट करते रहेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, ऐसे ही कुछ वहां पे था लीनियर के अंदर। अच्छा, लीनियर में एक और चीज थी, लीनियर में जो सेकंड वाला लॉ था वो क्या था, अगर आप कभी किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उस बॉडी का मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो जाएगा। वैसी बातें यहां पे करी गई हैं बट रोटेशन के टर्म्स में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वहां पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहां पे है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। ये गिवन एक्सिस का टर्म यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, बिकॉज लीनियर के अंदर ये था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो वैसे ही यहां पे होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड। ठीक है, इतनी सी बात होती है, बहुत बेसिक सी बात थी। उसके बाद क्या है, व्हेन अ रिजिड बॉडी ए exerts a torque on another rigid body B in contact with each other, मतलब A और B जो है वो कांटेक्ट में है। तो अगर rigid body A जो है अगर वो एक टॉर्क exert कर देती है rigid body B के ऊपर, then the body B would also exert an equal and opposite torque ऑन द बॉडी बी। ठीक है, यही तो केस हुआ था लीनियर के अंदर। अगर ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी को यहां धक्का मार रही है तो बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी को वहां धक्का मार रही है। दोनों के फोर्सेस बराबर होंगे लेकिन उनका डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। जितना फोर्स ए ने लगाया बी पे मान लो राइट में, उतना ही फोर्स बी ने लगाया ए पर मान लो लेफ्ट में। अच्छा, एक और बात समझिए, कई बार लोग सोच लेते हैं कि यार अगर दोनों ही बॉडीज पर सेम फोर्स लगाया गया है तो फिर दोनों बॉडीज का वेलोसिटी अलग अलग क्यों है। बिकॉज बेटा वेलोसिटी जो चेंज होगी ना, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो दरअसल बॉडी के मास पर भी डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अरे एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना, तो वहां से ए क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। पक्का? अब एक बात सुनो, थर्ड लॉ के हिसाब से जितना फोर्स ए ने लगाया बी के ऊपर उतना ही फोर्स बी ने लगाया ए के ऊपर, तो फोर्स तो कांस्टेंट है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फोर्स तो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास हो गया। मतलब अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है ना तो उसका एक्सेलरेशन फिर कम हो जाएगा। दैट्स वाई जब दो बॉडीज टकराती है ना, जब दो बॉडीज अलग अलग मासेस की जब दो बॉडीज टकराती है ना, तो टक्कर के बाद अगर आप ये सोचो कि यार जितना फोर्स ए ने लगाया बी पर उतना ही फोर्स बी ने लगा दिया ए पर, तो फिर दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली अलग अलग क्यों हो जाती है। तो वो इसलिए अलग हो जाती है बिकॉज दोनों में एक्सेलरेशन अलग रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों की वेलोसिटी अलग रेट से चेंज हो रही है। बिकॉज वेलोसिटी का चेंज होना दैट इज एक्सेलरेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आया समझ की नहीं आया? तो मास का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे ख्याल में आपको ये पूरी चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। लीनियर मोशन के जो 3 लॉस थे ना, न्यूटन के 3 लॉस, बस वही उन्हीं का रेप्लिका यहाँ पे आपको रोटेशन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। बस इतनी सी बात है। एक काम करो, इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन देख लेते हैं इसको। हो गया? चलो 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलिए, तो वही वाली बात है, वो टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं ना जो आपको यूज करने पड़ते हैं, तो मैंने आपको यहां पे ला करके बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला कंटेंट अपना पूरा खत्म हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको तरीके से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, आपको तकलीफ कोई भी नहीं आएगी अगर आप ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो। ठीक है, अगर आप बस ऐसे ही देख रहे हैं फोन कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, तो फिर वो वाला फ्लो नहीं बनेगा, वो मजा नहीं आएगा। आया आपको समझ में? तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अब आप नोट्स बनाते हुए चलेगा, फॉर्मूले की शीट रेडी करिएगा और बस जल्दी आपसे मिलते हैं इसके अगले वाले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।